अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ दोस्तों, मैं मोहम्मद उमर शेख उर्फ़ ज़ाकिर बीजापुर से। अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नए मज़मून के साथ हाज़िर हुआ हूँ। वो इल्म नफ्सियात का मज़मून है। आज इल्म नफ्सियात मज़मून पर हम पैजेट्स की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम पैजेट्स के दिए हुए 4 मदारिज स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी फ़रोग़ इदराक में पैजेट के मदारिज को पढ़ेंगे, पैजेट की थ्योरी को समझेंगे। पैजेट्स की थ्योरी क्या है, इनका नज़रिया क्या है। थ्योरी मतलब नज़रिया, इनकी सोच। जीन पैजेट एक स्विस बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 2 बातें बताई। इन्होंने 2 चीज़ें बताई, एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, एक कॉग्निटिव फंक्शनिंग। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मतलब इदराकी खाका, कॉग्निटिव फंक्शनिंग मतलब इदराकी काम, उसकी कारकर्दगी कैसे काम करता है। अब आइए कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या है देखेंगे। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जीन पैजेट के मुताबिक एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर कुदरती तौर पर, नेचुरली, पैदाइशी तौर पर कुछ सलाहियतें होती हैं, कुछ काबिलियतें होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं। वो एबिलिटीज़ को उन्होंने एक यूनिट कहा, हमारा कॉग्निटिव यूनिट कहा उसे। जैसे मिसाल के तौर पर एक सकिंग एबिलिटी, सीइंग एबिलिटी, रीचिंग एबिलिटी, ग्रास्पिंग एबिलिटी, ये मुख्तलिफ अलग सलाहियतें होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं। उन्होंने कहा कि ये जो सकिंग एबिलिटी है वो एक यूनिट होती है हमारे दिमाग की, हमारे जहन की। अब उस यूनिट को, हर यूनिट को, जैसे मिसाल के तौर पर सकिंग यूनिट, सीइंग यूनिट, रीचिंग यूनिट, ग्रास्पिंग यूनिट और दूसरे यूनिट होते हैं, एक यूनिट। अब इस यूनिट को उन्होंने एक नाम दिया, एक टर्म दिया। जो लास्ट ईयर सवाल पूछा था, एक टर्म दिया। क्या टर्म दिया भाई? उन्होंने कहा ये स्केमा होता है। स्केमा, हर यूनिट को उन्होंने एक स्केमा कहा। सकिंग का एक स्केमा, सीइंग का एक स्केमा और रीचिंग का स्केमा और उसके बाद ग्रास्पिंग का एक स्केमा। स्केमाज होते हैं ये, स्केमाज एक यूनिट होता है, उसे स्केमा इन्होंने टर्म दिया, नाम दिया स्केमा। एक मिसाल के तौर पर यूँ समझ लीजिए, आसान समझने के लिए, हमारा जो दिमाग होता है, हमारे दिमाग में खाने होते हैं, यूनिट होते हैं, स्केमाज होते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, ये इदराकी स्ट्रक्चर होता है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है। इसका नज़रिया ये था कि जो स्केमा हमारे अंदर होते हैं, बच्चे के जहन में होते हैं, बच्चे में जो यूनिट होती है, स्केमाज होते हैं, वो स्केमा वक्तन फ़ौक़तन जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, उम्र उसकी बढ़ते जाती है, तो वो स्केमाज डेवलप होते हैं और उनमें तब्दीली, वो स्केमा में तब्दीली होती है, तरक्की होती है और मॉडिफिकेशन होता है, उसमें तब्दीली होती है, डेवलपमेंट होता है, तरक्की होती है। उसे उन्होंने कहा कि ये कॉग्निटिव फंक्शनिंग होता है। कॉग्निटिव फंक्शनिंग क्या होता है, आइए देखते हैं। अजीज़ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे कंपल्सरी सवालात होते हैं। टेट, सी टेट, CET कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें इल्म नफ्सियात मजमून है, मौजूद है, उस पर कंपल्सरी इस टॉपिक से सवालात होते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अजीज़ दोस्तों, आइए हम कॉग्निटिव फंक्शनिंग की तरफ चलते हैं। कॉग्निटिव फंक्शनिंग पैजेट कहते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे परवान चढ़ने के लिए, उसे तरक्की पाने के लिए उस माहौल को अडॉप्ट करना पड़ता है, अपने मुताबिकत पैदा करना पड़ता है। जैसे हम देखिए, जैसे हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल को हम अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्टेशन करते हैं। उन्होंने 4 टर्म दिए। पहला टर्म अडॉप्टेशन,
उन्होंने कहा अडॉप्टेशन। अब अडॉप्टेशन क्या है? फंक्शनिंग। देखिए कॉग्निटिव फंक्शनिंग पढ़ रहे हैं, फंक्शनिंग के लिए अडॉप्टेशन है। अडॉप्टेशन क्या है भाई? जिस माहौल में हम रहते हैं उस माहौल में अडॉप्ट करते हैं अपने आप को। एक बच्चा अपने माहौल को अडॉप्ट करता है, उनमें नई नई चीज़ें सीखता है। आइए, इसको उन्होंने कहा ये अडॉप्टेशन का जो काम है, मुताबिकत करने का काम है, कोई चीज़ को सीखने समझने का जो काम है, एक प्रोसेस के तहत चलता है, एक प्रोसेस के तहत चलता है। और वो प्रोसेस क्या है भाई? उन्होंने इस प्रोसेस में एक टर्म दिया असिमिलेशन। और एक कहा अकोमोडेशन। उन्होंने कहा कि अडॉप्टेशन कैसे होता है, मुताबिकत कैसे होती है, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन प्रोसेस से होता है। एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के तहत बच्चा तरक्की पाता है, तब्दीली होती है उसके अंदर और वो डेवलप होता है। अब देखिए असिमिलेशन क्या है। मैं और आप जानते हैं कि बच्चे के जहन में स्केमा होता है, एक यूनिट होता है, हर चीज़ का एक अलग अलग स्केमा होता है उसके अंदर। जैसे मिसाल के तौर पर सकिंग का स्केमा, कोई चीज़ चूसने का स्केमा होता है। उसे ये चीज़ मालूम होती है, जैसे दूध की बोतल होती है, दूध की बोतल ली जाए, उसके हाथ में दी जाए तो लेकर पीना शुरू करता है। उसके अंदर जो स्केमा होता है सक करने का, वो स्केमा की मदद से वो पीता है। दूध की बोतल को सक किया जाता है, उसके जहन में एक दिमाग में एक खाका होता है, दूध की बोतल को सक किया जाता है, वो चूसता है। हाँ, दूध की बोतल के बजाय अब एक छोटा खिलौना दीजिए, वो खिलौना लेता है तो वो अपने पहले के सकिंग के स्केमा को मैच करता है, मिलाता है और लेता है, वो भी अपने मुंह में रखता है, सक करता है, मैच करता है। तो ये एसिमिलेशन कहलाता है। एसिमिलेशन मतलब मैच करना। नए स्केमा को नई चीज़ देख रहा है, देखा तो वो नए स्केमा को पुराने स्केमा से मैच करना एसिमिलेशन कहलाता है। यानी पहले एक स्केमा है उसके दिमाग में, सकिंग का स्केमा या वो दूध की बोतल को सक करने का स्केमा। अब और एक नई चीज़ देखता है, छोटा एक चीज़ देखता है, खिलौना देखता है, तो वो खिलौने को लेकर मैच करता है। क्या करता है? सक करता है उसे भी। तो पहले के स्केमा को नए स्केमा को मैच करता है, तो वो एसिमिलेशन कहलाता है। चलिए और एक मिसाल के साथ समझते हैं हम। एक बच्चा एक जानवर को देखा, छोटा जानवर है, वो जानवर को देख रहा है, तो उसकी अम्मी ने उसे बताया कि बेटा ये जानवर, इसका नाम बिल्ली है। तो उसने एक बिल्ली का स्केमा अपने जहन में बना दिया, बिल्ली का स्केमा अपने जहन में बना दिया, एक यूनिट बन गया फिर उसके जहन में। कुछ दिनों के बाद में वही बच्चा और एक छोटा जानवर देखा, तो वो समझा कि ये बिल्ली है। यानी वो क्या किया काम, पहले के स्केमा को अब नए स्केमा से मैच किया। मतलब वो पहले मैंने देखा था ये जानवर था भाई, पहले मैंने देखा था एक जानवर था, उसका नाम बिल्ली था, अब ये भी एक जानवर है, ऐसा इसे भी दुम है, दो कान है, दो आंख है। ये स्केमा को, यानी ये जो जानवर देखा, इस स्केमा को उसने पहले के स्केमा को मैच किया, जोड़ा। ये एसिमिलेशन कहलाता है। एसिमिलेशन, मैच करने को एसिमिलेशन कहते हैं। अब आइए अकोमोडेशन क्या है देखते हैं। अकोमोडेशन को समझने के लिए थोड़ा हम पीछे चलेंगे। हमने पढ़ा था कि बच्चों के जहन में, दिमाग में एक स्केमा होता है। अब एक बच्चा है जो 6-7 साल का है या 5, अब उस बच्चे को आप एक खिलौना दिए हैं, वो खिलौने को लेकर चूसता है, मुंह में रखता है, सक करता है, क्योंकि उसे पहले के स्केमा से मैच करता है, वो एसिमिलेट करता है, एसिमिलेशन करता है, तो सक करने की कोशिश करता है। अब वही बच्चे को एक बड़ा सा खिलौना दिया जाए, छोटे खिलौने के बजाय बड़ा खिलौना दिया जाए, वो बड़े खिलौने को जब वो मुंह में लेकर रखना चाहता है तो रख नहीं पाता, सक नहीं कर सकता, तो उसे क्या करता है, छोड़ देता है। छोड़ के उसे वो वहीं पे ज़मीन पे खेलता है, ढकेलता है, खींचता है, ग्रास्प करता है, खेलना शुरू करता है। तो उसे ये पता चलता है कि ये
जो बड़ा खिलौना मुझे दिया गया है वो मैं उसे शक नहीं कर सकता, बल्कि उसे यहीं पे ज़मीन पे खेल सकता हूँ। तो ये अपने पहले के एग्जिस्टिंग स्केमा में मतलब मौजूद स्केमा में वो मॉडिफिकेशन करता है, तब्दीली करता है, मॉडिफिकेशन करता है, वो तब्दीली करता है, तो वो अकोमोडेशन कहलाता है। जो होती है तब्दीली वो अकोमोडेशन कहलाता है। जैसे मैंने और एक मिसाल दिया था बिल्ली की। एक छोटा बच्चा एक जानवर को देखा तो उसे जहन में एक स्केमा बना, उसे और उसकी अम्मी ने उसे बताया कि इसका नाम बिल्ली है, बेटा ये जानवर जो आप देख रहे हैं वो बिल्ली है, कहा उसकी अम्मी ने। तो उसके जहन में एक बिल्ली का स्केमा मौजूद था। फिर उसके बाद में उसने और एक जानवर देखा जिसे एक दुम है, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, उसे भी सेम बिल्ली के जैसा है। तो उसने समझा कि अपने स्केमा को उसने मैच किया पहले के स्केमा को, ये भी बिल्ली है। हालांकि वो बिल्ली नहीं है, वो तो कुत्ता था, वो छोटा कुत्ता था। तो जब उसे उसकी अम्मी ने बताया कि बेटा ये बिल्ली नहीं है बल्कि ये एक कुत्ता है, एक जानवर कुत्ता है, इसको डॉग कहते हैं, ये कुत्ता है, ये डॉग है। तो उसने अपने स्केमा में पहले के मौजूद स्केमा में मॉडिफिकेशन किया, तब्दीली लाया कि वो जो जानवर था वो बिल्ली थी, अब ये जो जानवर है वैसा ही है, छोटा है, उसे भी बाल हैं और दुम है, आंखें हैं, लेकिन ये डॉग है। तो ये मॉडिफिकेशन हुआ, उसे तब्दीली हुई, तरक्की हुई, उसे डेवलपमेंट हुआ, मालूम हुआ उसे, तो वो अकोमोडेशन कहलाता है। अपने पहले के स्कीमा को नए स्कीमा से मैच करना वो असिमिलेशन कहलाता है, और पुराने स्कीमा में नए स्कीमा को मैच करके मॉडिफाई करना, मॉडिफिकेशन करने को अकोमोडेशन कहते हैं, अकोमोडेशन कहलाता है। अब और अकोमोडेशन ये दोनों प्रोसेस जो चल रहा है वो प्रोसेस के नाम को इक्विलिब्रेशन कहते हैं। इक्विलिब्रेशन कहते हैं। दोनों का जो ये प्रोसेस हो रहा है, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन दोनों मिलकर जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को इक्विलिब्रेशन कहते हैं। अजीज दोस्तों, ये था अडॉप्टेशन, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। आइए इसके बाद हम पैजेट की स्टेजेस को पढ़ेंगे। पैजेट्स स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फरोग इदराक में पैजेट के मदारिज। तो अजीज दोस्तों, आइए अब हम पैजे के दर्जात या स्टेजेस को देखेंगे। पैजेट्स स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसे उर्दू में कहते हैं पैजेट इदराक में पैजेट के मदारिज। 4 स्टेज उन्होंने दिया। आप इन 4 स्टेजेस को याद रखना ज़रूरी है। इसकी तरतीब भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि पैजेट के मंदरजील में से एक पैजेट का तीसरा मरहला है या तीसरा दर्जा है, मंदरजील में से एक पहला दर्जा है, चौथा दर्जा है, चौथा स्टेज है, चौथा स्टेज है, दूसरा स्टेज है, पहला स्टेज है, या इसको बेतरतीब देकर तरतीब से लिखने के लिए कहेगा, तरतीब बताएगा, ऑप्शन को बेतरतीब में देगा या एक तरतीब में देगा। इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा वर्ड देता हूँ आपको SPCF। अगर इसको आप याद रखेंगे तो इसके स्टेजेस को याद रखेंगे। S यानी सेंसरी मोटर, P यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, C यानी कॉन्क्रीट स्टेज एंड F मीन्स फॉर्मल स्टेज। देखिए यहाँ पे यही तरतीब से उसके स्टेजेस हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड कॉन्क्रीट स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 स्टेजेस हैं और इसकी ये उम्र है हिस्सी हरकी, यानी पहला स्टेज 2 सिफर से यानी पैदाइश से लेकर 2 साल तक सेंसरी मोटर हुआ। माक़ाबिल तफ़ाउली यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 साल से 7 साल की उम्र का है। और मक़रून अमलियात यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 years to 11 years। देन द लास्ट वन रस्मी अमलियात यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 12 साल से 15 साल तक है। ये डेवलपमेंट्स के
इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के स्टेजेस पियाजेट ने बताए हैं। चलिए आइए हम पहला स्टेज पढ़ेंगे, हिस्सी हरकी स्टेज। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये 0 से 2 साल तक की उम्र का है, पैदाइश से लेकर 2 साल तक की उम्र का है। इस स्टेज में बच्चे में क्या डेवलपमेंट होते हैं, क्या तरक्की होती है और उसकी इदराकी तरक्की कैसे होती है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए, हिस्सी हरकी, हिस्सी यानी सेंसर्स, हिस हवासे खमसा है हमारे, हिस जो होती है हमारी जिल्द। ये स्टेज में ज़बान का दखल नहीं होता, लैंग्वेज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इस स्टेज में, क्योंकि बच्चा यहाँ पे बोल नहीं पाता, सिर्फ एहसास से समझता है, हिस से समझता है। ठंडा गरम जब छूने के बाद ही उसे पता चलता है। ठंडा छूता है तो ठंडा लगता है तो वो एहसास करता है, गरम चीज़ उसे जब लगती है तो वो गरम महसूस करता है। इस स्टेज में कोई ज़बान से समझाने की इसमें दखलंदाजी नहीं होती, ज़बान से समझाना इसमें नहीं होता और वो ज़बान से कह भी नहीं सकता। बच्चा रोता है तो क्यों रो रहा है वो कह नहीं पाता। बच्चे को जब भूख लगती है तो वो ज़बान से कहता नहीं बल्कि रोता है, रोकर जाहिर करता है कि मुझे भूख लगी है। तो ये एहसास से होता है, हिस्स से होता है। यहाँ इसके उम्र के एतबार से तरक्की होते जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, जब 8 महीने का होता है ये बच्चा, 8 माह का होता है, 8 माह में ये समझ पाता है कि जो भी चीज़ दुनिया में है, जो भी अतराफ़, उसके अतराफ़ और इकनाफ़ अशिया हैं, वो अशिया मौजूद हैं, वो अशिया मौजूद हैं, वो हमेशा यूं ही रहते हैं। मिसाल के तौर पर 8 महीने के बाद किसी बच्चे के पास कोई खिलौना है, वो खिलौने से खेल रहा है, वहीं पे खिलौने से खेल रहा है, वो खिलौना उसके नज़रों से हटा दीजिए, उसे लेकर पीछे रख दीजिए या किसी आप अपने हाथ में पकड़ लीजिए, तो बच्चा उस चीज़ को तलाश करना शुरू करता है, तलाश करना शुरू करता है। अगर उसके पीछे रखे हैं वो खिलौना लेकर, तो वो टर्न होकर वो खिलौना वहाँ से हासिल करने की कोशिश करता है। उसका जहन इतना काबिल होता है कि जो अशिया सामने हैं वो अशिया को छुपा दी जाएं, हटा दी जाएं, तो वो हमेशा वो यूं ही मौजूद रहती हैं, बस मेरी आंखों के सामने से वो हटा दी गए, ये समझता है। दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसको पियाजेट ने कहा अशिया की पायदारी, अशिया की पायदारी या ऑब्जेक्ट परमानेंस या अशिया की दारी कहा जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस कहा जाता है, या अशिया की पायदारी यानी अशिया मौजूद हैं, पायदार हैं, मौजूद हैं। ये बच्चा समझने के काबिल होता है 8 महीनों के बाद, 8 महीनों के बाद। लेकिन 8 महीनों से पहले, इससे पहले बच्चे के जहन में ये नहीं होता कि ये ऑब्जेक्ट परमानेंस का तसव्वुर नहीं होता, अशिया की पायदारी का तसव्वुर नहीं होता इस उम्र से पहले, 8 महीने से पहले। जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चा खेल रहा है, उस बच्चे के सामने से अगर वो खिलौना, एक खिलौने से खेल रहा है बच्चा, वो खिलौना आप हटाकर बाजू रख देंगे या छुपा देंगे तो बच्चा समझेगा कि उसके लिए ज़िद नहीं करेगा, वो उसके लिए ज़िद नहीं करेगा, रोएगा नहीं, वही चाहिए मुझे बोल के वो हट जाएगा, तो वो फिर दूसरी चीज़ खेलने में मगन हो जाएगा, मशगूल हो जाएगा, दूसरी चीज़ के खेलने के साथ, दूसरी चीज़ के साथ खेलने में मशगूल हो जाएगा, बल्कि वो उसी चीज़ के लिए ज़िद करेगा नहीं, रोएगा नहीं। उसको कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, नज़रों से दूर दिमाग से दूर, ये वहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। कहाँ? 8 माह से पहले नज़रों से दूर दिमाग से दूर, यानी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का तस्वुर 8 माह से पहले होता है। लेकिन यहाँ पे 8 माह के बाद ऑब्जेक्ट परमानेंस का तस्वुर आता है। तो दोस्तों ये चीज़ थी, ये हिस्सी हरकी मरहला सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। आइए दूसरा स्टेज देखते हैं, मा क़ब्ल तफ़ाउली या
प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब इदराकी तौर पर, जहनी तौर पर, दिमागी तौर पर सोच समझकर, समझ बूझकर कोई काम करने से पहले का स्टेज, ये प्री यानी पहले, सोच समझकर, जानबूझकर, समझबूझ से कोई काम करने से पहले का स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी मा क़ब्ल, क़ब्ल यानी पहला, अम्ल, मा क़ब्ल पहले, मा क़ब्ल पहले, पहले का स्टेज, वो उसकी उम्र है 2 से 7 साल तक। तो आइए दोस्तों, अब हम ये मा क़ब्ल तफ़ाउली स्टेज, मा क़ब्ल तफ़ाउली मरहला या प्री ऑपरेशनल स्टेज को समझेंगे। अब हम दूसरे स्टेज की तरफ चलते हैं, वो मा क़ब्ल तफ़ाउली यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 साल का स्टेज है और इस उम्र में बच्चा इलॉजिकल सोचता है, लॉजिकल नहीं सोचता है, इलॉजिकल उसके अंदर थिंकिंग होती है और ये समझता है कि तमाम मर्द पापा हैं, डैडी हैं और तमाम औरतें मम्मी हैं। और इस उम्र में इस उम्र को 2 फेजेस में बांटा गया है, एक प्री कॉन्सेप्चुअल फेज़ और एक इनिशिएटिव फेज़। अब इसमें प्री कॉन्सेप्चुअल एज को 2 से 4 साल की उम्र में बांटा गया है और उसमें जो है बच्चा अपनी जो खिलौने होते हैं वो समझता है कि खिलौने में भी जान है, अगर खिलौने को बाहर फेंका जाए तो वो रोने लग जाएगा, उसे धूप लगेगी, उसे बारिश लगेगी, ये सोचता है। लेकिन यहाँ पे इंट्यूटिव फेज़ में वह ऐसे नहीं सोचता, बल्कि ये सोचता है कि भाई ये तमाम मर्द अब्बा नहीं हैं, तमाम औरतें अम्मी नहीं हैं और एक खिलौने में जान नहीं होती, यहाँ पे कुछ नॉलेज उसमें बढ़ती है। इस स्टेज में 2 चीज़ें बहुत अहम हैं, यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है और कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अब रिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन क्या है भाई, कि रिवर्सिबिलिटी वो है कि जिसमें फॉर एग्जांपल आप बच्चे को रोज़ाना एक रास्ते से स्कूल ले जाकर छोड़ते हैं, वो बच्चे को वो रास्ता मालूम है, इत्तेफाक से एक दिन ऐसा होता है कि आप बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं और ऐसी सूरत में वहाँ पे एक गड्ढा बन गया है, वहाँ पे रास्ते में कुछ काम चला है और आप वो रास्ता बदल देते हैं, दूसरे रास्ते की तरफ जाते हैं। तो बच्चा आपको पूछता है, अब्बा हमारा तो रास्ता इधर है, स्कूल हमारा इधर से आता है, आप इधर कहाँ जा रहे हैं? तो बच्चे को ये नहीं मालूम होता कि इधर से भी, इस तरफ से भी स्कूल को जाया जा सकता है, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता रिवर्सिबिलिटी का। और एक जो है कंजर्वेशन, जो मिसाल के तौर पर देखिए बच्चों पे चंद तजुर्बात किए गए इस उम्र के, ये मा क़ब्ल तफ़ाउली उम्र के यानी 2 से 7 साल की उम्र के बच्चों में तजुर्बात किए गए और वो तजुर्बात जैसे मिसाल के तौर पर 2 उस्तवाने लिए गए, 2 उस्तवाने में एक की जसामत कम थी और एक की ज़्यादा थी। अब बच्चों को पूछा गया कि इसमें पानी डाला गया, यहाँ तक पानी डालकर, रंगीन पानी डालकर बच्चे से पूछा कि इसमें कितना पानी है, तो बच्चे ने कहा कि यहाँ तक भरा हुआ है पानी। तो फिर इसको क्या किए, इसे लेकर इसमें उंडेला गया, इसमें उंडलने में ये जो है यहाँ तक आ गया, तो ये बड़ा दिख रहा है बच्चे को, ये छोटा नज़र आ रहा है। तो बच्चे से सवाल किया गया कि आप बताइए कि इसमें पानी ज़्यादा है या ये पहले उतना ही है, यहाँ का पानी इसमें डाल दिया गया। तो बच्चे से पूछा गया कि पानी अब इसमें ज़्यादा है या इसमें जितना था उतना ही है? तो बच्चे ने कहा कि इसमें पानी ज़्यादा है, बच्चे ने कहा कि पानी ज़्यादा है। तो एक कंजर्वेशन का तस्वुर इस वक्त इस स्टेज पर पूरा मुकम्मल नहीं रहता है। और एक बात आपको बताऊं मैं आपको, और तजुर्बात जो किए गए, 5 रुपये के 3 सिक्के रखे गए, 5-5 रुपये के 3 सिक्के रखे गए और एक से 5-5, और ये 1-1 रुपये के 5 सिक्के रखे, 5-5 रुपये के 3 सिक्के रखे गए और 1-1 रुपये के 5 सिक्के रखे गए। तो बच्चों से पूछा गया कि किसकी कीमत ज़्यादा है, कीमत कौन सी सिक्कों की ज़्यादा है? तो बच्चों ने कहा कि ये ज़्यादा हैं। तो बच्चों को ये तादाद में ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन कीमत को बच्चे समझ नहीं पाते। तो इस लिहाज से इस स्टेज में बच्चों में कंजर्वेशन नहीं रहता, कंजर्वेशन का तस्वुर नहीं रहता है, लंबा ज़्यादा तरतीब नहीं दे पाते हैं बच्चे इस उम्र में।
यानी इस स्टेज में माक़बल तफ़ाउली स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा एक तरफ़ा सोचता है, एक तरफ़ा सोचता है, इलॉजिकल सोचता है, अशिया को तरतीब नहीं दे सकता, क्वांटिटी बढ़ रही है या घट रही है इसको पहचान नहीं सकता। तो आइए अब इसके बाद हम मकरून अमलियात पढ़ेंगे 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब इस स्टेज में इसका उलट होता है, यहाँ पे और ज़रा तब्दीलियाँ होती हैं, बढ़ता है, जहन उसका खुल जाता है और वो सोचने लग जाता है। यहाँ पे एक तरफ़ा नहीं सोचता बल्कि दोनों तरफ़ा सोचता है, रिवर्सिबिलिटी का तस्वुर आता है। वो सोचता है कि ये रास्ते से भी जाएंगे तो हमारा स्कूल आ जाएगा, इस रास्ते से भी जाएंगे तो हमारा स्कूल आ जाएगा। कंटेनर में पानी कम ज़्यादा पहचान सकता है। तो ये इस स्टेज में आता है, मकरून अमलियात या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। इस स्टेज में दो तरफ़ा सोचता है, दो तरफ़ा सोचता है और यहाँ पे कंजर्वेशन को समझता है, बढ़ती हुई तरतीब को, घटती हुई तरतीब को समझता है, कंजर्वेशन जिसे कहा जाता है। क्वांटिटी और क्वालिटी में फ़र्क पहचान सकता है कि क्वांटिटी बढ़ रही है, घट रही है, देख सकता है, तरतीब दे सकता है, तरतीब दे सकता है और रिश्तेदारी को समझ सकता है। यहाँ पे रिश्तेदारी को नहीं पहचानता था लेकिन यहाँ पे रिश्तेदारी पहचानता है, अम्मी, अब्बा, बहन, भाई ये वगैरह पहचानता है। यहाँ पे 2 जमा 5 बराबर 7, 4 जमा 3 बराबर 7, ये कॉन्सेप्ट इसमें आता है, ये कॉन्सेप्ट इसमें आता है। रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इसमें आता है, तस्वुर आता है। यहाँ पे नहीं आता था। यहाँ पे 2 जमा 5 बराबर 7 होते हैं, 2 जमा 4 जमा 7 3 बराबर 7 होते हैं, ये कॉन्सेप्ट नहीं रहता था यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाता है, रिश्तेदारी को समझता है, तरतीब दे सकता है। हाँ, लेकिन इसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि यहाँ पे इस स्टेज पे बच्चा सिर्फ जो अशिया सामने मौजूद हैं उसी पर सोचता है। इस स्टेज में मतलब मकरून अमलियात स्टेज में 7 से 11 की स्टेज में जो सामने अशिया उसके मौजूद हैं वही सोचता है। अब आइए इस स्टेज को देखते हैं, रस्मी अमलियात के। अब जो यहाँ पे चीज़ें हो रही थी, यहाँ पे सिर्फ सामने जो मौजूद हैं अशिया उनके बारे में सोचता था, उसके बारे में समझता था। लेकिन यहाँ पे रस्मी अमलियात में 12 से 15 साल की उम्र में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ये गौर व फिक्र करता है, गौर व फिक्र करता है, तदब्बुर करता है, साइंसी नुक्ते नज़र से सोचता है, साइंसी नुक्ते नज़र से सोचता है, साइंसी नुक्ते नज़र से। फिर और यहाँ पे मुस्तकबिल के बारे में सोचता है, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता है इस स्टेज पे। और अब्स्ट्रैक्ट सोचता है, इसे मुजर्रिद कहते हैं उर्दू में। अब्स्ट्रैक्ट है मुजर्रिद, जो नज़र नहीं आती चीज़ें उसके बारे में भी सोचता है। लेकिन यहाँ पे नहीं सोचता था, यहाँ पे सोचता है, समझता है, यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में समझता है। ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे होती हैं। लॉजिकल सोचता है, यहाँ पे इस स्टेज पे लॉजिकल सोचता है, उसकी थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग होती है यहाँ पे। तो अज़ीज़ दोस्तों, हमने आज पैजेट के मदारिज और उनके नज़रिए को समझा है बिल्कुल आसान तरीके से। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।